अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का नाम है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप्स। कोई काम करना है तो काम करने के लिए बच्चों कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो बच्चों वर्क सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि बच्चों कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बच्चों आपका इंटरव्यू होगा, फिर 12th के रिजल्ट के साथ मैच होगा, फिर आपका क्या होगा बच्चों कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन की प्रोसेस है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम पहले प्लानिंग करते हैं। चैप्टर 4 में हमने प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग के बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में बच्चों 4 स्टेप्स है, जिसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपको देते दो, एग्जांपल से सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बच्चों मैंने एक स्कूल बना दिया पूरा, ठीक है, स्कूल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो अज्यूम कीजिए कि मैं स्कूल का ट्रस्टी हूं, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले मैंने क्या किया, वर्क को आइडेंटिफाई किया। क्या किया बच्चों, वर्क को आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो मैंने सोचा कि स्कूल चलाना है तो एक तो टीचिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स आएंगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना पड़ेगा, स्टूडेंट्स आएंगे तो कल्चर एक्टिविटी कराना पड़ेगा, पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, एग्जाम लेना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा, टेस्ट का टाइम पे बच्चों रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, पीयून की जरूरत पड़ेगी, क्लर्क की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बच्चों मैंने 50 काम आइडेंटिफाई कर लिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद वर्क को मैंने क्या कर दिया बच्चों डिवाइड। जैसे कि मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया कि एक स्कूल चलाने के लिए मुझे टीचिंग का काम करना पड़ेगा, फिर मुझे स्पोर्ट्स का काम करना पड़ेगा, फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना पड़ेगा, फिर मुझे एग्जाम का काम करना पड़ेगा, फिर मुझे कल्चर एक्टिविटी का काम करना पड़ेगा, और फिर मुझे डिसिप्लिन का काम करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों क्या हुआ कि मैंने वर्क को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई होने के बाद वर्क को क्या किया, डिवाइड किया, डिवीजन कर दिया, ठीक है। बिग वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में बच्चों क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। ये होता है बच्चों पहला स्टेप, क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपको बच्चों ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ई कॉमर्स में पहले रॉ मटेरियल खरीदो, पैकिंग करो, पैकिंग के बाद आप ऑनलाइन उसका एडवर्टाइज चलाओ, ऑनलाइन एडवर्टाइज चलाने के बाद कस्टमर का ऑर्डर आएगा, कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद आप उसको डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी के बाद आप कैश कलेक्शन करेंगे। बच्चों वो क्या है, एक प्रोसेस है। वो क्या है, आइडेंटिफाई वर्क किया, आइडेंटिफाई वर्क के बाद आप वर्क को क्या करेंगे, डिवाइड के भाई तू ये काम करना, तू ये काम करना, तू ये काम करना, तू ये काम करना। क्लियर। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों। इसके बेनिफिट क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क के पहला बेनिफिट है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक काम 2 बार होगा नहीं, सीधी बात है बच्चों, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, तो बच्चों यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस 0 है। दूसरा, नो वर्क बर्डन। वर्क बर्डन बच्चों यहाँ पे कम रहेगा, जिसको काम दिया है वही काम करना पड़ेगा, तो बच्चों वो अपने अकॉर्डिंग स्किल के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग काम करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे वर्क बर्डन आएगा नहीं। क्लियर। तो बच्चों पहला स्टेप्स क्लियर, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान सुनना, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट। अब बच्चों फॉर एग्जांपल एक मैंने वर्क डिवाइड कर दिया, कौन सा, डिवीजन। अब बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास पेरेंट्स आए, ठीक है, और पेरेंट्स से पूछा कि सर मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, तो इन्होंने बोला सर मुझे साइंस में एडमिशन लेना है। एक पेरेंट्स आए कि सर मुझे कॉमर्स में एडमिशन लेना है, एक बोले कि सर मुझे ह्यूमैनिटीज से एडमिशन लेना है। तो मुझे सोचना लगा कि यार वर्क को तो मैंने डिवाइड कर दिया, टीचिंग के तो वर्क तो बना लिया, लेकिन इसके नीचे भी क्या करने पड़ेंगे, मुझे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद वर्क के अकॉर्डिंग क्या कर दिया बच्चों, डिपार्टमेंट। टीचिंग तो टीचिंग के नीचे 3 डिपार्टमेंट, एडमिन तो एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर तो एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चों मैंने क्या कर दिया, वर्क को डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंट बनाना जरूर याद रखना बच्चों। आफ्टर डिवाइडिंग वर्क, स्मॉलर जॉब, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब आर ग्रुप टुगेदर। यहाँ पे बच्चों देखो टीचिंग है तो टीचिंग में कितने डिपार्टमेंट, सिमिलर वर्क कहां पे आ गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब स्टाफ को रिक्रूट करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा बच्चों, पीएन क्लर्क सब रिक्रूट करने हैं तो एचआर डिपार्टमेंट चलाएंगे। फिर बच्चों फॉर एग्जांपल फीस कलेक्शन करना है, टीचर्स को टाइम पे सैलरी देना है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट में चलाएगा बच्चों, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो इस तरह मैंने क्या कर दिया बच्चों, डिपार्टमेंट बना दिया, यानी कि बिग वर्क को स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट में बच्चों मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट बना दिया। नेक्स्ट मुझे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ड्यूटी देना। सीधी बात है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट बना दिया लेकिन वहां पे कोई काम करने वाला पर्सन को ड्यूटी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस के लिए मैंने ना टीचर्स रख दिया फिजिक्स, भाई तू फिजिक्स पढ़ा, तू केमिस्ट्री पढ़ा, तू अकाउंट्स पढ़ा, तू इकोनॉमिक्स पढ़ा, तू बिजनेस स्टडीज पढ़ा। तो बच्चों क्या करना पड़ा है, ड्यूटी देना पड़ता है। ड्यूटी याद रखना स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों उसके एक्सपीरियंस की हमें क्या है बेनिफिट मिलेगा। कई बार क्या होता है बच्चों, आप स्किल और क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग किसी को काम नहीं देते हो
तो बच्चों उनके पास जो स्किल है उसका कभी हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं। साइंस के टीचर को आप बच्चों कॉमर्स का काम दे दो, कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि स्किल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। यहाँ पे बच्चों जब ये लोग ज्वाइन करते हैं तब इनको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। देखो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में सारा उनका रोल, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार चीजें बच्चों मेंशन होगी। क्लियर? तो पहले मैंने वर्क डिवाइड किया, वर्क डिवाइड करने के बाद वर्क के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया बच्चों, डिपार्टमेंट में हर पर्सन को ड्यूटी दे दिया। टीचर साइंस का तो साइंस पढ़ा, तू कॉमर्स पढ़ा, तू ह्यूमैनिटीज पढ़ा, तू फाइनेंस का काम कर, तू एचआर का काम कर, तो बच्चों सबको मैंने क्या कर दिया, ड्यूटी दे दिया। ड्यूटी कैसे देंगे बच्चों? स्किल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मेंशन होगी। एंड लास्ट, सीधी बात है ना बच्चों, मैं ऑनर हूं तो मुझे रिपोर्ट तो चाहिए, ठीक है? तो रिपोर्ट में बच्चों दो चीज होती है, एक होता है सुपीरियर जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है, मोर पावर, और एक होता है सब ऑर्डिनेट, ठीक है, जिसके पास लेस पावर होती है। तो ये सब ऑर्डिनेट को, सुपीरियर को डे टू डे पे क्या देना पड़ेगा बच्चों? रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग से क्या होगा, इन्होंने काम बराबर किया है कि नहीं किया है, स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टूडेंट खुश है कि नहीं उनकी टीचिंग से, वो बच्चों मुझे रिपोर्टिंग चाहिए। इसलिए क्या है, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, कि भाई मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं, मैं किसको आंसरेबल हूं, ठीक है। और इससे क्या होगा बच्चों, क्लियर कोऑर्डिनेशन रहेगा। आपके स्कूल में देखो फिजिक्स वाले टीचर है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, और प्रिंसिपल किसको रिपोर्ट करेंगे? ट्रस्टी को। तो ये क्या है बच्चों, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये करना जरूरी है। क्लियर? इससे वजह से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्लियर होगा, किससे ऑर्डर लेने हैं, मैं किसको आंसरेबल हूं, वो मुझे क्लियर पता चल जाएगा। क्लियर? तो बच्चों ऐसे बता सकता हूं कि हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 4 प्रोसेस के 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो गए। जिससे पहला क्या था, वर्क को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अनुसार डिपार्टमेंट बना दिए, फिर बच्चों मैंने क्या कर दिया, उसके अनुसार सबको ड्यूटी दे दिया, और ड्यूटी के बाद मैंने कौन सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट, किसको रिपोर्ट किसको करना है, कौन ऑर्डर लेगा, कौन आंसरेबल है, सारी चीज वहां पे क्लियर कर दी। तो बच्चों मेरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या हो गई, खत्म। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से बच्चों कुछ ना कुछ केस स्टडीज आ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करेंगे फंक्शनल एंड डिपार्टमेंटल टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए दो टाइप है, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चों मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। पहले बच्चों आपको एक लाइव स्कूल का एग्जांपल दे देता हूं, जिसकी वजह से आपका पूरा कांसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है? अब बच्चों ध्यान से सुनो। स्कूल में मैंने देखा कि साइंस के टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, सोशल साइंस के टीचर है, ठीक है, ये सारे टीचर का पढ़ाने का काम है, ये पढ़ाने का वर्क है, ठीक है। इनके आधार पे, वर्क के आधार पे, फंक्शन के आधार पे मैंने इनका डिपार्टमेंट बना दिया। कौन सा डिपार्टमेंट? टीचिंग डिपार्टमेंट। टीचिंग डिपार्टमेंट किसके आधार पे बना? इनके वर्क के आधार पे, कि बना रहे, पढ़ा रहे बच्चों को, तो काम कीजिए, इसके आधार पे मैं क्या टीचिंग डिपार्टमेंट बना दूं। ठीक है? तो ध्यान से सुनना, क्या है, वर्क को आधार बनाओ, पहले वर्क को डिसाइड करो, उसके आधार पे क्या करो, आप डिपार्टमेंट बनाओ। ठीक है? दूसरा बच्चों, स्कूल है, एडमिशन करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया चलाना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने ना ये पहले वर्क आइडेंटिफाई करके मार्केटिंग करो, एडमिशन करो, सोशल मीडिया करो, डे टू डे अपडेट रखो, जिसकी वजह से स्टूडेंट अट्रैक्ट हो। तो ये वर्क आइडेंटिफाई करके मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, मैंने देखा कि स्कूल का फीस कलेक्शन करना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो बच्चों ये वर्क आइडेंटिफाई करके मैंने कौन सा डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, मैंने देखा कि मुझे पीयून की जरूरत पड़ती है, क्लर्क की जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो ये सब वर्क करने के लिए मुझे कौन सा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा? एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है? फिर बच्चों मैंने देखा कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स है उसकी एग्जाम लेनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर चेक करने पड़ेंगे, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लासरूम प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। तो इनके लिए मैंने कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया बच्चों? एडमिन डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि पहले वर्क डिसाइड करो, वर्क डिसाइड के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट बनता है। क्लियर? तो याद रखना, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब वर्ड खुद बोलता है, फंक्शन, फंक्शन पहले डिसाइड करो, फंक्शन के आधार पे क्या है, डिपार्टमेंट बनेंगे। क्लियर? तो बच्चों मेरे स्कूल में आएगा कोई टीचर, सर मैं सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है भाई, तू एक काम कर, टीचिंग डिपार्टमेंट में चला जा। सर मैं टाइम टेबल वो स्टूडेंट को मैनेज करूंगा, ठीक है, तू एडमिन डिपार्टमेंट में चला जा। सर मैं
naukri.com पे स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को जो भी है उनको फाइंड करके लाऊंगा, तो तू एचआर डिपार्टमेंट में चला जा। सर स्टूडेंट लाने के लिए मेरे पास 10 साल का अनुभव है, तो एक काम कर तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला जा। सर पूरी स्कूल की अकाउंट है, तो भाई एक काम कर तू फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जा। यानी कि पहले वर्क को आइडेंटिफाई करो, फिर क्या करो बच्चों, आप डिपार्टमेंट में उसको भर्ती करा दो। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझा दो। पहला है एडवांटेज में स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे स्किल के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम दिया गया है। सीधी बात है बच्चों, उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। बार बार काम करेगा तो लॉजिकली वो काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 कंट्रोल। बच्चों कंट्रोल का बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल ये है कि सिमिलर वर्क और सिमिलर डिपार्टमेंट, सिमिलर वर्क सिमिलर डिपार्टमेंट, तो सीधी बात है यहाँ पे कंट्रोल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो शॉर्ट में याद कर सकते हो, सिमिलर वर्क और सिमिलर डिपार्टमेंट। नंबर 3 कोऑपरेशन। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे कोऑपरेशन इजी रहता है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे बच्चों डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहता है। क्यों? एक पर्सन को एक ही काम करना है, तो बच्चों यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहेगा, वेस्ट नहीं होगा और कॉस्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम। यहाँ पे बच्चों एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो काम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देता है, इसलिए बच्चों क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी बड़ी रहती है। यानी कि एफिशिएंसी के साथ लोग काम करते हैं। ये हो गए बच्चों इनके एडवांटेज। डिसएडवांटेज, उसमें पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों फॉर एग्जाम्पल कई बार आपके स्कूल में ऐसा होता है ना कि अकाउंट के टीचर और इकोनॉमिक्स के टीचर या फिर बिजनेस स्टडीज के टीचर, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। कई बार अकाउंट के टीचर सिर्फ अकाउंट पे ही फोकस करते हैं, इनकी एग्जाम ज्यादा हो जाती है, इकोनॉमिक्स का कोर्स बाकी है, अकाउंट के लेक्चर ज्यादा है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर कम मिलते हैं, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा बच्चों कॉर्पोरेट में भी होता है कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट बच्चों कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देना चाहता है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस वाले मत दो, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों दोनों के बीच में क्या, दो डिपार्टमेंट के बीच है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट के टीचर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ओवरऑल रिजल्ट पे फोकस नहीं करते हैं, बस इनको अकाउंट का रिजल्ट इंप्रूव करना है, इनको इकोनॉमिक्स का रिजल्ट इंप्रूव करना है, इनको बिजनेस स्टडीज का। तो कई बार बच्चों ओवरऑल ऐसा कोई नहीं चाहता कि लाइक बच्चों के लिए मैं ओवरऑल रिजल्ट के लिए काम करूं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे बच्चों अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आपको कॉर्पोरेट का एग्जांपल दूं, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब बच्चों सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है कि आप पुअर क्वालिटी दे रहे हो, इसकी वजह से सेल्स नहीं बढ़ रहा है, कस्टमर का रिजेक्शन आ रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा दो। तो बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी को अकाउंटेबल, आंसरेबल नहीं बोल सकते कि तू रिस्पॉन्सिबल है, तू रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसा बच्चों कई बार स्कूल के रिजल्ट में भी होता है कि अकाउंट्स में कम मार्क आए तो कुछ लोग ये बोलते कि नहीं इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस रहा, अगर बीएसटी पे ज्यादा फोकस रहा, तो बच्चों यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है। क्लियर? ये हो गया बच्चों कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने समझ लिए। नेक्स्ट कौन सा करेंगे बच्चों, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। नंबर 2 है डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चों बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो कि मुझे बच्चों टाटा की कार परचेस करनी है। ठीक है, तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, टाटा में जाना पड़ेगा? नहीं, टाटा वाले क्या बोले, हमारे पास क्यों आते हो, हमने तो उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया, टाटा मोटर्स। मुझे बच्चों टाटा के कंसल्टेंसी का काम है, तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, टाटा कंसल्टेंसी। मुझे कुछ टाटा में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, टाटा कैपिटल। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट है बच्चों, तो इन्होंने प्रोडक्ट के आधार पे प्रोडक्ट को बेच लेके इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। यानी कि एक जो इससे पहले मैंने समझा है वो कौन सा था, फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहां पे वर्क के आधार पे बच्चों डिपार्टमेंट बनाए जाते थे, और यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट के आधार पे क्या है, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जब आप एक से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हो तब आपको कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। जब एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो बच्चों कौन सा सुटेबल है, फंक्शनल। यहाँ पे देखो बच्चों टाटा है, ठीक है, टाटा ग्रुप, इन्होंने बच्चों टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी प्रोडक्ट के आधार पे डिपार्टमेंट बना दिए। इसके नीचे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, इसके नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, इसके नीचे बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया बच्चों, टाटा ने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सारा डिपार्टमेंट बना दिया, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर। तो याद रखना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाती है और प्रोडक्ट के नीचे क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। क्लियर? मेरी स्कूल है,
तो मेरा एक ही है बच्चों है पढ़ाने का काम, एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ पढ़ाओ, तो बच्चों मेरे लिए कौन सुटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन बच्चों मैं आज 10 स्कूल बना दूं, अलग अलग टाइप के मैं प्रोडक्ट बना दूं, यूनिवर्सिटी बना दूं, कॉलेज बना दूं, तो बच्चों फिर मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरे लिए सुटेबल है ये कौन सा, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? इसके बच्चों एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख ले। पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सीधी बात है, आपने हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों डिवाइड करेगा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। फास्ट डिसीजन मेकिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपांशन और ग्रोथ, ये जब चाहे बच्चों एक नया डिपार्टमेंट, नया ग्रुप बना के बच्चों फास्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ये इनके एडवांटेज है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग और एक्सपेंशन और ग्रोथ। क्यों? हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग नया नया डिपार्टमेंट बनाता रहेगा, नए नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे एक्सपेंशन और ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे बच्चों डिसएडवांटेज, यहाँ पे आपको मेन मटेरियल मशीन ये ज्यादा चाहिए, तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा तो बच्चों कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेगा तो बच्चों कॉस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना इसके डिसएडवांटेज, मेन और मटेरियल मशीन ज्यादा चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, और उसकी वजह से आपके कंपनी का कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। बच्चों तो दो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थे, एक फंक्शनल और दूसरा कौन सा, डिविजनल, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बच्चों सिंपल, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका गोल स्पेसिफिक है। ठीक है, स्कूल है तो स्कूल में बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, वहां पे सबकी ऑथोरिटी फिक्स है, वहां पे सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, वहां पे मुझे किसके ऊपर काम करना है, मेरे नीचे कौन है, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, वहां पे सारी चीज वेल डिफाइंड है, वो जानबूझ के बनाया गया है कोई स्पेसिफिक गोल के लिए। इसको बोलते हैं बच्चों हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना, ऑथोरिटी फिक्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट सब वेल डिफाइंड होता है, वहां पे गोल हमारी स्पेसिफिक रहेगी, और वो गोल को ऑब्जेक्टिव करने के अचीव करने के लिए लोग क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे। आपके स्कूल में बच्चों प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, टीचर, स्टूडेंट्स, ये जो स्कूल फॉर्म होती है बच्चों, वो बेस्ट एग्जांपल किसका है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक गोल, ये सारा चीज बच्चों क्या है, सिस्टमेटिकली चलेगा। तो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जानबूझ के इंटेंशनली बनाया जाता है। अब बच्चों इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझा दो। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज, सिस्टमेटिकली वर्क, यहाँ पे सबका ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होता है। ठीक है, किसको क्या काम करना है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पे बच्चों सिस्टमेटिकली वर्क चलता है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे बच्चों गोल है वो हम अचीव करते, क्यों, सारे लोग, सारे स्टाफ, सारे एम्प्लॉय एक ही गोल के लिए काम करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ गोल इजी तरीके से हो सकता है। कोऑर्डिनेशन, बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत इजी रहता है, यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इजी रहती है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जिसको जो काम आता है वही दिया गया है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस जीरो है। बच्चों इसके डिसएडवांटेज भी है बहुत सारे, हर चीज के बच्चों प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट। डिले इन एक्शन, सीधी बात है, यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, ए बी सी डी, डी डायरेक्टली ए से बात नहीं कर सकता है और ए डायरेक्टली सी डी से बात नहीं कर सकता है, यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, तो यहाँ पे बच्चों डिसीजन में थोड़ा डिले होने का चांसेस रहता है। इग्नोर सोशल नीड, अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप ऐसा मानो कि मेरी सुख दुख की बात लोग जाने, ठीक है, आप ऐसा मानो कि मेरे को बर्थडे विश सब लोग करे, ऐसा बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सोशल नीड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका इंपॉर्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बस काम करते जाओ और गोल जो दिया है वो गोल को अचीव करते जाओ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों वर्क पे ही क्या होता है, फोकस होता है। क्लियर? तो डिले इन एक्शन, सोशल नीड पे बिल्कुल यहाँ पे बच्चों आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, हम वर्क पे ही फोकस करेंगे। क्लियर? ये कौन सा हो गया बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब बच्चों यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप यहाँ पे सुख दुख की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम की बात कर सकते हो, यहाँ पे आप बच्चों कैरियर प्लानिंग की बात कर सकते हो, यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट नहीं, कोई सुपीरियर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ पे कुछ भी चीज बच्चों वेल डिफाइंड नहीं होती है। फॉर्मल जानबूझ के बनता है, ये बच्चों जानबूझ के थोड़ी बनता है। आप फ्रेंड्स बच्चों जानबूझ के बनाते हो? नहीं, स्कूल तो जानबूझ के बच्चों जाना पड़ता है ना, वो आपके पेरेंट्स भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों एक रिलेशन से, एक लव से, एक अफेक्शन से, एक इमोशन से बताएं। ठीक है, आप बच्चों आपका देखो स्टूडेंट्स, ठीक है
व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, यस बनाते हैं बच्चों। वहां पे बच्चों पिकनिक की और सोशल वर्क की बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, यस। होमवर्क की बात होती है कि भाई तू मेरा होमवर्क कर ले, ये सम तू कर ले, मैं सम तू कर लो, और फोटो उसका भेज दे बच्चों, ऐसा होता है, यस। गॉसिप होती है कैंटीन में, यस। डिस्कस होता है ना, टीचर के बारे में डिस्कस होता है कि ये टीचर तो ऐसा है, ये टीचर तो ऐसा है, लेकिन जब टीचर सामने आए तो कुछ बोलते नहीं है, टीचर के सामने कुछ और बच्चों फ्रेंड्स के सामने कुछ और, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके बीच में जो भी बात हो रही है, सारी बातें क्या है बच्चों, इनफॉर्मल, कोई गोल अचीव करने के लिए बात नहीं होती है। ये वन टाइप ऑफ बच्चों क्या है, टाइम पास, क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है, क्लियर। ये देख लो बच्चों, इमेज से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेक्चर के बीच में बच्चों इनफॉर्मल बातें करने की, ठीक है। कोई बच्चों आपके स्कूल में फंक्शन हो तो वहां पे बच्चों कोई ऐसी बातें करने की, व्हाट्सएप में बातें करने की, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल, नो अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो गोल। यहाँ पे आप और अपने फ्रेंड सुख दुख की बात करते हो कि यार मेरा ये चीज हो गया, मेरा ये चीज हो गया, वो टीचर ऐसा है, वो टीचर ने मुझे मेरा ईगो हर्ट कर दिया, सबके सामने मुझे डांटा, ये सब बातें होती रहती है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, इनफॉर्मल, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल सबसे पहले बच्चों सेटअप होता है, फॉर्मल के अंदर क्या होगा, इनफॉर्मल। स्कूल बना वो फॉर्मल, उसके अंदर बच्चों आपके फ्रेंड्स बने वो क्या है, इनफॉर्मल। तो याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का शेडो है, इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर। अब बच्चों इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पहला कम्युनिकेशन बच्चों फटाफट फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तुरंत जवाब 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में आ जाता है। लेकिन कोई टीचर्स टाइम टेबल के बारे में पूछे, कोई डाउट आपको पूछे कि भाई ये है, तो टीचर को कभी आप जवाब देते नहीं हो, इग्नोर करते हो, ठीक है। सोशल नीड, यहाँ पे बच्चों आपकी सोशल नीड फुलफिल हो जाएगी। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को बर्थडे पे विश करे, कोई स्पेशल डे पे विश करे, तो बच्चों यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों फीडबैक है, करेक्ट मिलता है, ठीक है। टीचर पूछे कैसा लगा मेरा लेक्चर आज, तो टीचर को बोले ठीक लगा, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। टीचर को खुश करने के लिए बोल देते, लेकिन फिर फ्रेंड्स को बोलते यार क्या है, इसको तो पढ़ाने नहीं आता है, बकवास करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिसएडवांटेज, यहाँ पे रिवर्स है, फटाफट बच्चों स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टम कोई वर्क होता नहीं है, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल एग्जांपल, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में बच्चों कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पे बच्चों इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ये हो गया बच्चों क्या है इसके डिसएडवांटेज। तो बच्चों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मैंने समझा दिए। फॉर्मल का मतलब स्कूल, और स्कूल के अंदर आपके जो फ्रेंड्स बन रहे हैं वो क्या है बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो बच्चों ये भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों करेंगे हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन की एक बढ़िया एग्जांपल के साथ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी कि डेलीगेशन की प्रोसेस। डेलीगेशन की प्रोसेस में बच्चों 3 पिलर है, पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड है बच्चों अकाउंटेबिलिटी। जिसमें पहला बच्चों स्टार्ट करते हैं कौन सा, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर, ठीक है। अगर मुझे कुछ काम करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए बच्चों मुझे पावर चाहिए, बिना पावर में काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या, याद रखना, पावर। यहाँ पे बच्चों बेस्ट एग्जांपल है, स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि सुपीरियर, ये सुपीरियर ने सब ऑर्डिनेट को एक अथॉरिटी दिया, एक पावर दिया। क्या पावर दिया, कि आप स्कूल का साइंस एग्जीबिशन क्या कीजिए, कंडक्ट कीजिए। आपको मैं पावर देता हूं कि आप स्टूडेंट की टीम सिलेक्ट कीजिए, आप ही वेन्यू डिसाइड कीजिए, आपको जो चाहिए मटेरियल लाजिए, और आप स्टूडेंट्स को ड्यूटी दीजिए। तो इनको दे दी पावर। पावर से क्या होता है बच्चों, हमें बार बार सुपीरियर को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, सर मैं क्या वेन्यू रखूं, सर मैं क्या करूं, सर मैं ये करूं या ना करूं, तो बार बार परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी अगर पावर दी जाएगी तो। दूसरा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोरिटी कम और ज्यादा हो सकती है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है काम के अनुसार। और ऑलवेज कौन देता है बच्चों, सुपीरियर। किसको देता है, सब ऑर्डिनेट को, यानी कि ये ऑलवेज बच्चों अपवर्ड होता है, ऊपर से नीचे आता है। याद रखना, ऑथोरिटी ऑलवेज क्या होता है बच्चों, अपवर्ड, ये ऊपर से नीचे आता है, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कहीं ना कहीं बच्चों ये आ सकता है, यानी कि फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लियर। तो पहला क्या है बच्चों, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब पावर। पावर यानी कि बच्चों कौन देता है, सुपीरियर देता है। किसको देता है, सबऑर्डिनेट को। तो बच्चों ये टॉप पर, टॉप टू बॉटम आता है, यानी कि अपवर्ड होता है, ऊपर से नीचे आता है। ये कभी डेलीकेट होगी, ये से इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है काम के अनुसार। नेक्स्ट बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। अब इनकी क्या ड्यूटी है, इनको पावर तो दीजिए, इनकी ड्यूटी है स्टूडेंट को इन्फॉर्म करो, टीम बनाओ, टाइम टेबल मैनेज करो, स्टडी के साथ टाइम टेबल भी मैनेज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, और साथ साथ में डिसिप्लिन भी मेंटेन कराना है। ये इनकी हो गई ड्यूटी,
ठीक है। ये काम के लिए अब ये रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये काम आपको करना है, आप ये काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बच्चों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये कभी बच्चों डेलीगेटेड नहीं होती है। ऑथोरिटी अपर था, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि बच्चों ये बॉटम टू टॉप होता है। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बच्चों इक्वल होना चाहिए। आपने किसी को ऑथोरिटी ज्यादा दे दिया, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया, तो उसका मतलब वो अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, पावर नहीं दिया, तो वो कभी इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बच्चों क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए, एक सिक्के की दो बाजू है। क्लियर? तो पहले पावर दे दी, पावर के बाद ये काम के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि तुम्हें ड्यूटी निभाना है। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल, ठीक है। आपका जो भी फाइनल आउटकम आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस पे आपको थोपा जाएगा। यहां पे अगर एग्जीबिशन में कुछ गड़बड़ हुई तो आप पे ही थोपा जाएगा कि आपने काम बराबर किया नहीं है, ठीक है। बच्चों देखो, ये प्रिंसिपल ने क्लियर बोल दिया कि एग्जीबिशन टाइम पे शुरू होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, हमने जो बजट दिया है वो बजट के आसपास ही काम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम के लिए आप ही आंसरेबल हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि स्टूडेंट टाइम पे नहीं आए, स्टूडेंट पे नहीं तोप सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर स्टूडेंट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया, आप ही आंसरेबल हो। क्लियर? बच्चों घर में भी ऐसा होता है कि ब्रदर एंड सिस्टर है तो एक दूसरे पे थोपते हैं ना, नहीं नहीं इन्होंने किया, नहीं नहीं इन्होंने किया, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बच्चों आंसरेबिलिटी का मतलब आप किसी पे थोप नहीं सकते हो, ठीक है। बच्चों याद रखना, आपको सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को रेगुलर प्रोग्रेस एंड रिजल्ट की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ये कभी डेलीगेट नहीं होता है और ये ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन का काम है। क्लियर? बच्चों आंसरेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव आउटपुट आए या फिर नेगेटिव आउटपुट आए, अल्टीमेटली जिसको काम दिया है, जिसको ऑथोरिटी दिया है, वही क्या रहेगा बच्चों, आंसरेबल रहेगा, भले ही हमारी फिर गलती ना हो। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों तीनों। कौन कौन सा? पहला ऑथोरिटी, पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निभा दिया। अगर वो दिन पे, जिस दिन पे ये प्रोग्राम होने वाला है, उस दिन पे अगर कुछ चीज बराबर नहीं हुई तो आंसरेबल कौन रहेंगे, हम, यानी कि ये टीचर। क्लियर? तो बच्चों डेलीगेशन की पूरी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दी। कौन कौन सी ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट में बच्चों कौन सा हमने किया, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर का बच्चों मैंने 10 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाए हैं जो बच्चों मेरी ऐप पे अवेलेबल है। तो वहां जाके बच्चों नीचे जो लिंक दिया है सब्सक्रिप्शन में बच्चों, तो वहां पे बच्चों आप वो लिंक ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है बच्चों, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, और कहीं पे भी आप अटको तो बच्चों हमें कभी भी मैसेज कर सकते हो, हम आपके लिए रेडी है।